एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीबीएम यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा है सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स स्पेशल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग को 3 मेजर पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर 6, 7, 8। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर पेपर 7 से। तो इसमें भी शायद 4 यूनिट है आप लोगों का, तो 4 यूनिट में हम लोग एक करके क्लियर करेंगे। अगर हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की उपलब्धियां का वर्णन करें। तो सबसे पहले जो इल्तुतमिश है उनका परिचय देख लेते हैं। इससे पहले और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर नहीं देखे तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिचय। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह तुर्क का रहने वाला था, परंतु बाद में यह गुलाम वंश का एक योग्य शासक बना। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो गुलाम वंश का शासक उसको किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन वास्तविक अगर रूप से माना जाए कि शासक कौन है, तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है, योग्य शासक और वास्तविक अगर माना जाए तो इल्तुतमिश है। इनके पिता जो है वो एक कबीले के सरदार थे। इल्तुतमिश के जो पिता थे वो एक कबीले के सरदार थे। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा है 1210 से लेकर 1236। इससे पहले जो शासक थे वो कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्टार्टिंग है वो 1206 से लेकर 1210, यानी 4 साल शासन किए कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह ऐबक का दास था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, दास को पहले गुलाम कहा जाता था। यह एक योग्य व्यक्ति था, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी योग्यता को देखकर इनकी दासता से मुक्त कर दिया और उस समय बदायूं का सूबेदार बनाया था। ठीक है, यह कहा जाता है कि ऐबक इल्तुतमिश के योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित था, जिसके कारण ही आगे चलकर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इल्तुतमिश जो है वो एक योग्य शासक बन के दिखाया, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन उससे खुश होकर अपनी पुत्री का जो विवाह है वो इल्तुतमिश से करा दिया। लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों ने नागरिकों के विरुद्ध फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं के सूबेदार था, उनको दिल्ली आमंत्रित कर दिया और राज सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जो हुआ संघर्ष, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जो संघर्ष हुआ उसके विषय में जान लेते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद दोनों था। ठीक है, जबकि आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि यह ऐबक का पुत्र था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था, आराम शाह। लेकिन इसको गद्दी पे ना बिठाते हुए इल्तुतमिश को गद्दी पे बिठाया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि जो आराम शाह था वो एक योग्य शासक नहीं था। ठीक है, माना जाता है कि आराम शाह एक योग्य शासक नहीं था। ऐबक के मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। यह कहा जाता है कि आराम शाह को ऐबक ने दिल्ली का शासक नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यह उतना योग्य नहीं था। तो मैंने ऊपर में ही कहा कि ये जो आराम शाह है वो उतना योग्य शासक नहीं था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसको सत्ता में नहीं लाना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिसके कारण इन्हें लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया। ऐबक अपने दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक बनाना चाहता था, क्योंकि यह एक योग्य शासक था। ठीक है, ऐबक की मृत्यु होने के बाद दिल्ली के गद्दी पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। किसके बीच यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे हैं आराम शाह और उनके दामाद इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश। ठीक है, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि जब दिल्ली के गद्दी को प्राप्त करने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाते हैं और इस प्रकार से दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो आराम शाह दोनों के बीच युद्ध होने के बाद जो आराम शाह है वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। आराम शाह के पराजित होने के बाद इल्तुतमिश ने इन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद इनका हत्या कर दिया।
इस प्रकार से इल्तुतमिश को दिल्ली के गद्दी प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार से जो दिल्ली का गद्दी है वो प्राप्त करने में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाए रखने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्या को 3 चरणों द्वारा बताया गया है जो इस प्रकार से है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाए रखने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सही बात है। इन समस्याओं को 3 चरणों को द्वारा बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 40 दासों का संगठन। ठीक है, 40 दासों का संगठन। इल्तुतमिश ने अपने 25 वर्ष के शासनकाल में सभी समस्याओं का समाधान 3 चरणों द्वारा किया। प्रथम चरण में इन्होंने वैसे लोगों का दमन किया जो इन्हें गद्दी पर बैठने से रोकता था या बाधा डालता था। दूसरे चरण में इन्होंने अपने साम्राज्य से 40 दासों का एक संघ बनाया। इस संघ में उन्हें शामिल किया जाता था जिस पर इल्तुतमिश विश्वास करता था। 40 दासों के संगठन को 40 दास का दल भी कहा गया है। इस दल को स्थापित करके इल्तुतमिश ने अपनी शक्तियों को मजबूत किया। तीसरे चरण में इनके समस्याओं का कारण था कि आगे देखते हैं। कारण था अल्दूज जो गजनी का शासक था लेकिन दिल्ली पर अपना दावा रखता था। इन्होंने दिल्ली में समस्याओं को देखकर इल्तुतमिश के विरुद्ध खड़ा हो गया। यह माना जाता है कि अल्दूज ऐबक द्वारा भी हराया गया था, परंतु दिल्ली में इल्तुतमिश के समस्याओं को देखते हुए उनके विरुद्ध युद्ध करके लाभ उठाना चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने इन्हें पराजित कर दिया, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गजनी चला गया। चलिए आगे देख लेते हैं। मंगोल का आक्रमण। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका। मंगोल के विजेता चंगेज खां अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा। यह राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांगा, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया और राजकुमार मंगबरनी का सहायता नहीं किया। जिसके बाद चंगेज खां इल्तुतमिश से काफ़ी प्रसन्न हुए और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार इल्तुतमिश को दिल्ली में अपनी सत्ता को कायम रखने में सफलता मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। राजपूतों से संघर्ष। ठीक है, राजपूतों का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह का केंद्र बना था, लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली का राजगद्दी पर बैठा उसके समझ भी राजपूतों से संघर्ष का सामना बना रहा था। ठीक है, जिसके बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और कई राजपूतों को उन्होंने पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजपूत शासक इल्तुतमिश की सत्ता को अंत करने का प्रयास कर रहा था। तुर्की की सत्ता को अंत करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए तैयार था, परंतु इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं को पराजित करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। यानी देखिए, इल्तुतमिश का जो संघर्ष हुआ तो सबसे पहले यहाँ मंगोल का आक्रमण जो हुआ था उसमें चंगेज खां आक्रमण नहीं किया, होने वाला था लेकिन नहीं किया। इसका मंगबरनी का पीछा करते करते आया था दिल्ली, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इल्तुतमिश ने क्या किया? राजपूतों से भी संघर्ष किया था। तो राजपूतों से भी इल्तुतमिश का संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते। लास्ट आपका क्या है? निष्कर्ष। ठीक है, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक योग्य शासक था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे जिन्होंने डबल टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और एग्जाम में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, आसान शब्दों में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।